हेलो फ्रेंड्स, दी अमर नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं फिर से एक बार अपने साइंस वीडियोस के लिए। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैंने एक सर्कुलर डायग्राम दिया था जो कि मिन्कोस्की और लॉरेंट्ज के जो डायग्राम्स थे उनसे मेल भी खाता है और स्पेस और टाइम का जो फ्लो लिमिट है उन दोनों को डिनोट भी करता है। ये दोनों के साथ वो स्पेस और टाइम कैसे काम करते हैं इसका एक पूरी तरह से इंट्यूटिवली आपको अंडरस्टैंडिंग समझाता है वो डायग्राम। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये डायग्राम का जन्म कहाँ से हुआ, उसकी शुरुआत मैंने कहाँ से की थी। तो स्टार्टिंग में मैंने माना था कि स्पेस का फ्लो है वो आपका धरती की तरफ मतलब अर्थ की तरफ हो रहा है, या फिर आप जब स्पेस में ट्रैवल करते हो तब ये स्पेस का फ्लो जो है वो बढ़ता जाता है। उसकी वजह से आपका टाइम का जो फ्लो है वो कम हो जाता है। तो इसी के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं। इसके लिए लेट्स डू दिस। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करने वाले हैं स्पेस टाइम कंटिन्यूम से। तो आपको पता होगा कि जनरली 3 डायमेंशन होती है, एक्स वाई जेड, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि वहाँ पर एक इस यूनिवर्स में एक चौथी डायमेंशन भी काम करती है। तो वहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं। तो पहले तो 3 जो डायमेंशन है उनका नाम है एक्स वाई जेड, मतलब हाइट, विड्थ और लेंथ। तो चौथी डायमेंशन जो है उसका नाम है टाइम टाइम डायमेंशन, जो कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा था। लेकिन इसकी शुरुआत जो है इस थ्योरी की यहीं से हुई थी। तो पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी ये 3 डायमेंशन को अगर हम कोलैप्स करते हैं, अगर आप एक ही डायमेंशन में फ्लो कर रहे हो तो उसका मतलब है कि 2 डायमेंशन में आप फ्लो नहीं कर रहे हो। तो एक ही स्पेशल डायमेंशन जो है वो हम पकड़ेंगे, और दूसरी जो डायमेंशन है वो है टाइम फ्लो की डायमेंशन। तो एक तरफ रहेगी आपकी टाइम फ्लो डायमेंशन, एक तरफ रहेगी आपकी स्पेशल फ्लो डायमेंशन। ओके। तो आपको पता होगा, अगर आपको किसी भी चीज़ का एक लोकेशन बताना है तो आपको 4 चीज़ें बतानी पड़ती है। एक तो आपकी सी लेवल बतानी पड़ती है आपको। सेकेंडली आपको अक्षवृत्त और रेखावृत्त का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो भी बताना पड़ता है। मतलब ये 3 चीज़ें तो बतानी पड़ती है। लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि इस 3 डायमेंशन को फॉलो करके अगर आप उस जगह पर पहुंचे, समझ के चलिए आपको किसी रेलवे स्टेशन पे जाना है और वो रेलवे आपको वहाँ पर रहनी चाहिए, जो भी आपको पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है आपको। तो वहाँ पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर वो ट्रेन आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी ये आपको भी पता है, अनलेस यू टेल अबाउट द टाइम डायमेंशन। सो अगर आप सी लेवल पे कहाँ पर वो स्टेशन स्थित है, अक्षवृत्त और रेखावृत्त पे वो स्टेशन कहाँ पर है, वो आपको पता है। लेकिन आप किसी भी टाइम पे जाओगे, 10 बजे जाओगे और ट्रेन अगर 4 बजे की रही तो आपको वो मिलेगी ही नहीं। तो आपको उसी टाइम पे जाना है जब वो ट्रेन वहाँ पर रहेगी, वहाँ पर अराइव करेगी। तो उसके लिए आपको टाइम डायमेंशन की ज़रूरत होती है। तो ये 4 डायमेंशन का अगर आपको पता होगा तो आप डायरेक्टली आप लोकेट कर सकते हो किसी भी चीज़ को। ठीक है। तो अभी सेकंड थिंग जो आपको मैं बताने वाला हूँ वो है स्पीड ऑफ लाइट। तो आपको ये पता होगा कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इस यूनिवर्स में कांस्टेंट है, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर मीटर सेकेंड। तो ये कांस्टेंट रहता है। अभी बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके पीछे कैलकुलेशन करने की कोशिश की, सब कुछ करने की कोशिश की। उन्होंने मूविंग फ्रेम में भी इसकी कैलकुलेशन करने की कोशिश की कि ये क्या स्पीड चेंज होती है लाइट की। लेकिन आपको पता होगा, जहाँ पर हम एक समझ के चलिए आप 60 किलोमीटर के स्पीड से किसी भी गाड़ी पे जा रहे हो और आपने कोई भी प्रोजेक्टाइल आगे की तरफ थ्रो किया, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपने वो प्रोजेक्टाइल थ्रो किया, समझ के चलो बॉल है। तो उसकी स्पीड जो है, फाइनल स्पीड, तो वो एड अप होनी चाहिए। अगर आप 60 से जा रहे हो, 20 के स्पीड से आप फेंकते हो, तो उसका कैलकुलेशन करके उसका 80 स्पीड हो जाना चाहिए उस चीज़ का, जो भी आप फेंक रहे हो आगे की तरफ। लेकिन लाइट के मामले में ऐसा नहीं होता है। जब आप किसी भी ट्रेन में या फिर किसी भी गाड़ी में आप ट्रैवल कर रहे हो और आप आगे की तरफ अगर आपकी टॉर्च प्रोजेक्ट करते हो, तो तब भी उस लाइट की जो स्पीड है वो चेंज नहीं होती, वो इसी की वैसी रहती है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसके पीछे आइंस्टाइन की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो वो तो आपको पता ही होगी
लेकिन आइंस्टाइन ने बताया था कि लाइट की स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी। आप चाहे ट्रैवल करो, एक ही जगह पर रहो, किसी भी फील्ड में रहो, फिर भी आपकी लाइट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वो कांस्टेंट ही है। और लाइट की स्पीड जो है, लाइट जो है वो ट्रैवल करती है यूनिवर्सल स्पीड जो है, मतलब यूनिवर्स में जितना भी यूनिवर्सल स्पीड लिमिट है उसी स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है। तो उसके कम स्पीड से लाइट ट्रैवल कर ही नहीं सकती, उसका वो लिमिट है, क्योंकि उसको कोई भी मास नहीं रहता है लाइट के। अभी लाइट का जो नेचर है, लोग बताते हैं पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर है, लेकिन मैं मानता हूँ कि लाइट का नेचर जो है वो वेव फॉर्म ही है। ओके, पार्टिकल नेचर नहीं है। अभी हमें क्या करना है कि आप मान के चले कि हमको एक जो ग्रेविटी है, अर्थ की ग्रेविटी, उसे हमको कॉपी करना है, लेकिन एक एम्प्टी स्पेस में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता होगा कि धरती का जो सरफेस है, तो वहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करता है। लेकिन ये सेम ग्रेविटी आपको अगर पैदा करनी है आर्टिफिशियल, तो आपको एम्प्टी स्पेस में अगर करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप एक रॉकेट लेंगे, रॉकेट में आप बैठेंगे, और वो रॉकेट को आपको क्या करना है, जब आप स्टेबल रहेंगे एक ही जगह पर, अगर आप फ्लो नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको वेस्टलेसनेस फील होगा। वहाँ पर कोई भी आपका वेट नहीं दिखाएगा। अगर वहाँ पर आपने वजन कटा रखा तो भी आपको वहाँ पर वेट मेजर नहीं करेगा, जीरो दिखाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड से आपको ये रॉकेट जो है वो एक्सीलरेट करना है ऊपर की तरफ। अब ऐसा जब करेंगे और आप नीचे वजन काटा रखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका जो वजन है, वहाँ पर जो भी आपका अर्थ पर वजन जितना दिखाता है वजन काटे पे, उतना ही आपको उस रॉकेट में दिखाएगा। लेकिन ये कैसा हो गया, क्योंकि रॉकेट में तो उस लेवल का मास नहीं है जितना इस पृथ्वी का मास है। उस लेवल का मास तो रॉकेट में है ही नहीं, फिर भी वहाँ पर ग्रेविटी ऊपर की तरफ बढ़ेगा, वैसे ही वो पानी का जो फ्लो है वो हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, वो नीचे की तरफ कर्व होता जाएगा, जैसे कि आप साइड में डायग्राम में देख रहे हो। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम ट्रैवल करते हैं किसी भी दिशा में, तो जो स्पेस है वो बेंड हो जाती है। इसी से आइंस्टाइन ने बताया था कि स्पेस जो है वो बेंड है। और उसने एक एक्सपेरिमेंट बताया था कि मतलब लाइट जब ट्रैवल करती है किसी मैसिव सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के पास से, मान के चलिए सूरज है, तो वहाँ से लाइट पास होते वक्त वो बेंड होते होते ट्रैवल करती है। तो जब 1919 में एडिंगटन ने जो टोटल सोलर एक्लिप्स का एक्सपेरिमेंट किया था, तब उसको पता चला था कि आइंस्टाइन जो बोल रहा था वो सच था। तो तभी आइंस्टाइन बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका था उस एक्सपेरिमेंट की वजह से। हालांकि ये आइंस्टाइन तो जर्मनी का साइंटिस्ट था, लेकिन एडिंगटन ब्रिटिश साइंटिस्ट था। फिर भी एडिंगटन ने ये प्रूव कर दिया था, और आइंस्टाइन को सब उस समय भगवान मानने लगे थे, क्योंकि उसने न्यूटन का लॉ डायरेक्टली ब्रेक कर दिया था। अभी न्यूटन का लॉ जो है वो लोकली काम करता है अर्थ में, लेकिन आप जब हायर ग्रेविटी के ऑब्जेक्ट के पास जाते हो, जैसे कि सन है, आपको पता होगा कि सन के एकदम नजदीक जो ग्रह है, मर्क्यूरी का ट्राजेक्टरी जो है वो रिसेस होता जाता है, आगे 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 बढ़ता जाता है। तो इसका रीजन न्यूटन भी नहीं दे पाया था। उसका जो 43 आर्क सेकंड का जो डिफरेंस था, वो न्यूटन के फॉर्मूला में बिठा के नहीं आ रहा था। तभी आइंस्टाइन
अभी वर्टिकल ये जो डायगोनल लाइन है वो क्या बताएगी कि आप टाइम में भी फ्लो कर रहे हो और आप स्पेस में भी फ्लो कर रहे हो। अभी आप परपेंडिकुलर डालोगे इस लाइन से किसी भी एक अभी सेकंड जो हमने गिने थे वैसे ही हम सेम मार्किंग इस लाइन पे भी करेंगे, लेकिन उतने ही डिस्टेंस से। जैसे हमने यहाँ पर डिस्टेंस मार्किंग किया था वैसे ही हम वो लाइन पे मार्किंग करने वाले हैं सिमिलरली। लेकिन जब हम देखेंगे कि टिल्टेड लाइन जो है वहाँ से जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं टाइम एक्सिस पर, तो वो जो मार्किंग है वो अगर हम यहाँ पर 3 सेकेंड का पकड़ते हैं और यहाँ पर 3 सेकेंड का पकड़ते हैं और मार्किंग परपेंडिकुलर डालते हैं, तो जब आप एक ही जगह पर हो और आपके लिए जो टाइम फ्लो कर रहा है उससे थोड़ा सा कम लेवल पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है अपने टाइम एक्सिस को। इसका मतलब ये हो रहा है कि आप जैसे ही ट्रैवल करने लगते हो स्पेस में वैसे ही आपका जो टाइम का फ्लो है वो कम होने लगता है। जैसे आप जितना फास्ट फ्लो करते रहोगे उतनी लाइन जो है वो ज़्यादा टिल्टेड बनने लगेगी और उतनी ही आप देखोगे परपेंडिकुलर डाल के तो टाइम फ्लो एक्सिस पर उसका लेवल कम होता जाएगा। इसका मतलब यह है कि टाइम डायलेशन होता जाएगा और आपके लिए टाइम स्लो होता जाएगा। आपके लिए मतलब दूसरों के रिस्पेक्टिवली आपका टाइम स्लो हो जाएगा, लेकिन आपका प्रॉपर टाइम जो है वो सेम ही रहेगा। अभी हम क्या करेंगे कि इस एक्सिस पर दो ऑब्जेक्ट के लिए दो अलग अलग मार्किंग करेंगे प्रॉपर टाइम का, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड का। और अगर हमको एक साइक्लिक क्लॉक बनानी है इन दोनों ऑब्जेक्ट के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डायग्राम मैंने बनाई है साइड में आप देख सकते हो, तो उसको हम रोल करेंगे गोल, और रोल करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि दोनों का अगर लेवल सेम रखना है हमको तो एक रोल बन जाएगा, वर्टिकल एक रोल बन जाएगा, उसको हम सिलेंडर बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम एक ऑब्जेक्ट की तरफ ग्रेविटी को लेके आएंगे तब क्या हो जाएगा कि जो टाइम का फ्लो है वो यहाँ पर स्लो हो जाएगा। स्लो होने से क्या हो जाएगा, अभी हमको अलग तरीके का सिलेंडर बनाना पड़ेगा, मतलब एक तरफ से छोटा और एक तरफ से बड़ा। तो इससे क्या हो जाएगा, एक तरफ स्पेस फ्लो अलग से काम करेगा, टाइम फ्लो अलग से काम करेगा, एक तरफ टाइम बहुत ही स्लो हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पर अर्थ है वहाँ पर टाइम जो है वो स्लो फ्लो करता है और स्पेस में टाइम फ्लो जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी कम है, क्योंकि वहाँ पर स्पेस फ्लो कम है। तो ये सिलेंडर अभी आपको अलग थोड़ा अलग दिखेगा, क्योंकि इस पर क्या हुआ है कि टाइम का जो एक्सिस है वो थोड़ा सा कर्व दिखेगा आपको, और धरती का जो कर्व है वो आपको अलग से दिखेगा। ओके, तो अभी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन वो टाइम में फ्लो करेगी से 1 2 3 4 5 सेकंड ऐसे करके। तो ये लाइन हम डायरेक्टली परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ, तो आपको ये डायग्राम में दिखेगा कि जो लाइन है वो ऊपर जाके डायरेक्टली वो कर्व को हिट कर रही है जो कि अर्थ का कर्व है। ओके, तो इससे क्या साबित होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लो करता है स्पेस में, लेकिन उसका अगर फ्रेम फील्ड फैक्टर चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो बढ़ रहा है उसकी तरफ जहाँ पर टाइम स्लो है। तो इसी की वजह से ग्रेविटी क्रिएट हो रही है, मतलब जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा टाइम फ्लो की वहाँ पर है रखा हुआ, प्लेस किया हुआ है, तो वहाँ से वो कम टाइम फ्लो की जगह पर फ्लो हो रहा है। मतलब इसी की वजह से जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अर्थ पर गिरते रहते हैं, क्योंकि अर्थ पर टाइम जो है वो स्लो फ्लो करता है और स्पेस में थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड से फ्लो करता है। तो ये आपको डायग्राम बता देगी इससे। तो इससे साबित ये होता है कि स्पेस जो है फैब्रिक है, तो ये फैब्रिक क्या करता है कि फैब्रिक अर्थ की तरफ ड्रॉप होता रहता है कंटिन्यूसली। जैसे रिवर मान के चलो इसको, या फिर रेन मान के चलो, तो ये कंटिन्यूसली एक्सेलरेट करता रहता है धरती की तरफ। और ये क्या करता है, अपने साथ में जो भी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है उनको धकेलता रहता है पृथ्वी की तरफ। इसी की वजह से ये ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो बनता है, और आपको ये पता नहीं चलता, क्योंकि आपके बॉडी का हर एक एटम को ये बहा के लेकर जा रहा है पृथ्वी की तरफ। अभी पिछले वीडियो में मैंने जो लकड़ी की एनालॉजी दी थी, एक रिवर में एक लकड़ा है और आपको जो बहने से रोक रहा है, जितना आपका वेट ज़्यादा रहेगा तो उतना फोर्स उस लकड़े को ज़्यादा लगाना पड़ेगा आपको रोकने के लिए। तो ऐसे ही ये धरती काम करती है, जितना ज़्यादा फोर्स वजन होगा आपका उतना ही वो ज़्यादा शो करेगा आपके वजन कांटे के ऊपर, तो उतना ही फोर्स धरती को लगाना पड़ रहा है आपके ऊपर, आपको गिरने से रोकने के लिए। अभी आपको ये तो पता ही होगा जियोडेसिक्स करके, मतलब जियोडेसिक्स में आपको पता होगा कि जो चीज़ें हैं जियोडेसिक्स से
बहती रहती है। ये जियोडेसिक्स ये स्पेस का फ्लो है जो कि धरती की तरफ बहता रहता है। अभी आपको पता होगा कि आइंस्टाइन ने तो बताया था कि लाइट के स्पीड से ज़्यादा कोई फ्लो नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये धरती का जो फ्लो है वो एक 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सूरज पर ये फ्लो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन ये फ्लो मैक्सिमम कहाँ पर होता है ये तो आपको पता ही होगा। ये जो फ्लो है मैक्सिमम ब्लैक होल की सरफेस के वहाँ पर होता है। तो वहाँ पर ये फ्लो हो जाता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के, मतलब एक लाइट के लेवल का हो जाता है। तो इसका भी एक लिमिट है जो कि अभी यूनिवर्सल स्पीड को हिट करने के बाद ये फ्लो भी रुक जाता है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो स्पेस फ्लो है इतनी लेवल तक ही बढ़ सकता है, उसके आगे बढ़ नहीं सकता। तो ये प्रूव ये क्या करती है कि आपकी जो सिंगुलरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। मैक्सिमम फ्लो वहाँ तक बढ़ेगा जब तक आपका मैक्सिमम फ्लो तक लिमिट तक फ्लो कर सकता है, उसके आगे ग्रेविटी भी बढ़ेगी नहीं और स्पेस फ्लो भी बढ़ेगा नहीं। तो ब्लैक होल ऐसी चीज़ है जहाँ पर मैटर का कलेक्शन हो रखा है और उसके आगे एक मैक्सिमम लिमिट तक ये फ्लो बह रहा है। इसकी वजह से वहाँ से लाइट बाहर की तरफ नहीं निकल पा रही और इसका मैक्सिमम वहाँ पर फ्लो ही हो सकता है यूनिवर्सल स्पीड लिमिट तक, उसके आगे ये हो नहीं सकता। तो मेरा जो पेपर है जो मैंने पब्लिश किया था अमर्स मॉडिफाइड एजल रिवर थ्योरी, उसकी लिंक और इस वीडियो में भी नीचे में डाल दूंगा, तो आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। और मेरा प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा नहीं तो देख लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी जो मेरी थेरीज है जो मैंने पब्लिश की है और मुझे पब्लिश करनी और बाकी है, तो इससे थोड़ा सा आपका इंट्यूशन भी बढ़ेगा और आपको न्यू आइडियाज़ भी मिलेंगे। और दुनिया में जितनी भी साइंटिफिक कम्युनिटी है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरी थेरी है ये असल में एक ब्रेक थ्रू हो सकता है, क्योंकि अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर यूनिवर्सल लिमिट जो है, जैसा लाइट का मैक्सिमम यूनिवर्सल स्पीड लिमिट जैसा है वैसा एक टाइम फ्लो का भी लिमिट रहता है। मैक्सिमम स्पीड टाइम का जो है वो उसका भी लिमिट है फ्लो करने का। तो उसके आगे टाइम फ्लो भी नहीं हो सकता और स्पेस में आप फ्लो भी नहीं कर सकते उस लिमिट के आगे। तो इसके आगे का जो चीज़ें हैं मैं अभी ये वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, तो इसके आगे की जो चीज़ें हैं तो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अगर आपको वीडियोस पसंद आया तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं ऐसी ही एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।